Hello guys, good morning and Jai Hind to all of you. Welcome all of you here in our SST class. So guys, right now we are revising all the chapters which we have discussed already, and in the way today we have to start our economics and we have to revise our first chapter, that is the story of village Palampur. Fine, so let's start the revision of this chapter. So in the revision of this chapter, first of all we have to know that what is this village. Okay, so first we will discuss about the village and then we will discuss about it. So what is this? Look, as you can see, I have tried to make this village. Okay, how can you understand this? So first of all, this all story of this village is not real. पहले आप ये समझ लीजिए कि ये जो स्टोरी है इस विलेज की, ये जो विलेज है, ओके, ये रियल विलेज नहीं है, इट इज़ अ हाइपोथेटिकल विलेज. दैट मीन्स ये केवल इमेजनरी है. इसको केवल राइटर्स ने, हमारे जिसको राइट किया है, इस चैप्टर को जिसने राइट किया है, राइटर्स ने क्या किया है, केवल इमेजिन करके राइट किया है, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स इन अ बेटर वे. फाइन, दिस इज नॉट अ रियल विलेज, ये केवल इमेजनरी विलेज है. ओके, तो क्या उन्होंने एज्यूम किया है दैट देयर वाज अ विलेज, अ बिग विलेज नोन एज विलेज पालमपुर, दैट इज वेल कनेक्टेड विथ द विलेज शाहपुर एंड द सिटी नियरेस्ट टाउन इज रायगंज. दैट मीन्स कि ये जो विलेज है पालमपुर, ये वेल कनेक्टेड है दूसरे बिग सिटीज़ और दूसरे बिग टाउन्स और विलेज से. शाहपुर यहाँ का सबसे पास का विलेज है जो बहुत बड़ा विलेज है, और रायगंज इज़ अ बिग टाउन विच इज़ नियरेस्ट टू दिस विलेज, दैट इज़ पालमपुर, है ना. यानी पालमपुर विलेज के पास में एक टाउन भी है और एक बड़ा विलेज भी है. शाहपुर इज़ द नियरेस्ट बिग विलेज ऑफ दिस टाउन, ऑफ दिस विलेज, एंड रायगंज इज़ द नियरेस्ट टाउन. अब आइए आगे समझते हैं कि इस विलेज में कई टाइप के लोग रहते हैं. अलग अलग कास्ट के रहते हैं, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कम्युनिज्म, और यहाँ पे लोग बहुत सारे, कुछ पुअर भी हैं, बहुत सारे रिच भी हैं. बट मोस्टली यहाँ पे जो लोग भी हैं उनका बस एक ही काम है, दैट इज़ फार्मिंग. ये कंप्लीट चैप्टर फार्मिंग पर डिपेंडेंट है जो हम लोग डिस्कस करेंगे. तो सभी लोग इस विलेज में फार्मिंग ही करते हैं, बट इनके बीच में इतना डिफरेंस क्यों है ना. कम्युनिज्म एंड कास्टिज्म ये तो जेनेटिक है, बट बहुत सारे लोग पुअर हैं और बहुत सारे रिच हैं. ये डिफरेंस कैसे आया यहाँ पे? तो इसी विलेज में अगर आप देख सकते होंगे तो बहुत सारे आप देख रहे हो कि ये जो प्लॉट्स हैं बड़े बड़े हैं और बहुत सारे प्लॉट्स छोटे छोटे भी हैं, है ना. तो ये जो बड़े बड़े प्लॉट्स हैं ये उन फार्मर्स के हैं जिनको पहले से ही ये बड़े बड़े प्लॉट्स मिले हुए हैं, और वो उन फार्मर्स के हैं जो रिच हैं, है ना. मतलब रिच फार्मर्स हैव बिग प्लॉट्स, और एक्चुअली इन बिग प्लॉट्स की वजह से ही ये फार्मर्स रिच भी हैं. और बहुत सारे आप देखेंगे प्लॉट्स छोटे छोटे भी हैं. तो ये जो छोटे छोटे प्लॉट्स हैं ये छोटे और पुअर विलेज फार्मर्स के हैं. जस्ट गिव मी अ सिंगल मोमेंट, देयर इज अ डिस्टर्बेंस. ओके, सो जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि इस पालमपुर विलेज में बहुत सारे प्लॉट्स बड़े हैं और छोटे हैं, और इन प्लॉट्स की वजह से ही फार्मर्स के बीच में भी इतना गैप है. बहुत सारे फार्मर्स रिच हैं और बहुत सारे पुअर हैं. एक्चुअली जो पुअर फार्मर्स हैं उनके प्लॉट्स बहुत छोटे छोटे हैं, ओके, और जो रिच फार्मर्स हैं उनके प्लॉट्स बहुत बड़े बड़े हैं. ज़्यादा प्लॉट्स की वजह से ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो होते हैं, एंड कम प्लॉट की वजह से कम क्रॉप्स ग्रो होते हैं. दैट्स वाई इनके बीच में इतना, आप कह सकते हो, इकोनॉमिकल ग्रुप डिफरेंस है. इसके अलावा आप देख सकते हो कि बहुत सारे हाउसेस बिग भी हैं. लुक, दिस वन एंड दिस वन, दिस वन, एंड इसको आप पूरा स्मॉल हाउसेस समझ लीजिए. ओके, तो ये जो स्मॉल हाउसेस हैं ये स्मॉल फार्मर्स के हैं, पुअर फार्मर्स के हैं, और आप कह सकते हो ये स्मॉल कैटेगरी से भी बिलोंग करते हैं जो विलेज के सिर्फ एक कॉर्नर में रहते हैं. और जो बिग फार्मर्स हैं वो पूरे विलेज में इधर उधर फैले हुए हैं और उनके प्लॉट्स भी इधर उधर फैले हुए हैं. ओके, ये जो पुअर फार्मर्स हैं इनमें भी डिफरेंट टाइप के फार्मर्स हैं. कुछ ऐसे फार्मर्स हैं जिनके पास बहुत कम प्लॉट है, और कुछ ऐसे फार्मर्स हैं जिनके पास प्लॉट है ही नहीं, वो दूसरे फार्मर्स के प्लॉट पे जाके काम करते हैं. ओके, दैट इज कॉल्ड लेबरिंग, विच वी विल डिस्कस आफ्टर दिस टॉपिक. तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस विलेज में कई अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, अलग अलग टाइप के फार्मर्स रहते हैं, उनके प्लॉट्स अलग अलग हैं, उनका वर्क अलग अलग है, इसके वजह से उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन भी अलग अलग है. ये कंप्लीट विलेज शाहपुर और रायगंज से बहुत ही अच्छी तरीके से रोड की हेल्प से कनेक्टेड है, जहाँ पे जाना आना बहुत ही आसान है. क्रॉप ग्रो होने के बाद इसको सोल्ड करने के लिए लोग शाहपुर और रायगंज के मार्केट में फार्मर्स चले जाते हैं बहुत ही आसानी से. इसमें हमें कुछ डिस्कस करना है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इस विलेज में स्पेशल क्या है. तो इस विलेज में अगर देखा जाए तो एक नॉर्मल विलेज की तरह यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की बहुत अच्छी, आप कह सकते हो, सुविधा है. यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बहुत
अच्छे से मिल जाती है। ये मैंने एक लैम्प पोस्ट बनाने की कोशिश की है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड देयर इज़ लाइट ऑल्सो। ये लैम्प पोस्ट है, दिस इज़ द पाथ। तो लैम्प पोस्ट दिख रहा है इस विलेज में, इसका मतलब इस विलेज में इलेक्ट्रिसिटी है। तो मोस्टली इस विलेज में रहने वाले सभी लोगों के घरों में इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है ना। सभी लोग अपने घरों में लाइट जलाते हैं, फ़ैन चलाते हैं, ट्यूबवेल्स चलाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके अलावा इस विलेज में छोटे छोटे शॉप्स भी हैं जहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पे 2 प्राइमरी स्कूल्स, ओके 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड 1 हाई स्कूल भी है जहाँ पे इनके बच्चे स्टडी के लिए जाते हैं, एंड फार्मर्स के बच्चे और जो दूसरे ऑक्यूपेशन वाले लोग हैं उनके बच्चे। इसके अलावा यहाँ पे एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है। ओके मतलब इस गांव में, इस विलेज में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, सब कुछ यहाँ अवेलेबल है जैसे एक नॉर्मल विलेज में होता है। हम अपने इस पालमपुर विलेज को किसी भी दूसरे गांव से कंपेयर कर सकते हैं। ओके कंप्लीटली ये एक नॉर्मल रियल विलेज जैसा ही है जहाँ पे सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है, यहाँ पे मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध हैं, यहाँ पे टीचिंग एजुकेशनल क्लासेस भी अवेलेबल हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो करते क्या हैं और इस गांव में होता क्या है एक्चुअली। आइए तो डिस्कस करते हैं एक्टिविटीज़ ऑफ द पीपल ऑफ विलेज पालमपुर, कि इस विलेज में रहने वाले लोगों की एक्टिविटीज़ क्या हैं। तो जैसा अभी मैंने बताया कि मोस्टली पालमपुर विलेज में रहने वाले लोग फार्मिंग में इन्वॉल्व हैं, बट आप कह सकते हो अप्रॉक्सीमेटली 75% या 70 to 75% आर इन्वॉल्व इन फार्मिंग, बट द रेस्ट पीपल अप्रॉक्सीमेटली 20 to 20% आर डूइंग द डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़। और वो एक्टिविटीज़ क्या हैं? सो फर्स्ट दिस इज़ फार्मिंग विच वी हैव डिस्कस ऑलरेडी कि उसमें 70 से 75% पीपल इन्वॉल्व हैं इस विलेज के। दूसरा डेयरी, इसमें भी वही पीपल इन्वॉल्व हैं जो फार्मिंग करते हैं, क्योंकि फार्मिंग करने वाले पीपल सिर्फ फार्मिंग नहीं करते हैं, इसके अलावा वो कैटल्स भी रखते हैं, तो उनसे वो डेयरी का काम भी करते हैं। तो इसमें मोस्टली फार्मर्स भी अवेलेबल हैं और दूसरे पर्सन भी। इसके अलावा हम देख सकते हैं स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, दिस इज क्वाइट डिफरेंट। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, अभी हम मैन्युफैक्चरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले हम समझ लें इसको स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग क्या है। कि छोटी छोटी चीज़ों को एक स्मॉल लेवल पे बना के उसको सोल्ड करना, दैट इज ऑल कॉल्ड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। ओके, जो इस पालमपुर विलेज में रहने वाले लोग ये भी करते हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट, बहुत सारे फार्मर्स और दूसरे लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, क्योंकि जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे जब क्रॉप्स ग्रो होते हैं येल्ड बहुत ज़्यादा होता है। येल्ड भी अभी हम डिस्कस करेंगे क्या होता है। समझिए अभी कि क्रॉप्स जब बहुत ज़्यादा होते हैं तो उसको वो लोग शाहपुर और रायगंज के मार्केट में ले जाकर सोल्ड कर देते हैं, तो ले जाने के लिए भी ट्रांसपोर्ट करना होता है। तो बहुत सारे यहाँ पे रहने वाले लोगों ने ट्रांसपोर्टिंग का बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। तो दीज आर द मेन एक्टिविटीज़ विच आर बीइंग डन विद द पीपल ऑफ पालमपुर विलेज। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं इस एक्टिविटी के बारे में, दैट इज़ फार्मिंग, बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ दिस विलेज। तो आइए फार्मिंग डिस्कस करते हैं। सो व्हेन वी विल डिस्कस फार्मिंग, देयर आर 3 टाइप ऑफ फार्मिंग मेथड, दैट इज ट्रेडिशनल मेथड, सेकंड वन मॉडर्न फार्मिंग मेथड, एंड थर्ड द मल्टीपल क्रॉपिंग। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस द ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल, देखिए ये नाम से ही समझ में आता है कि इसको बहुत टाइम से फॉलो किया जाता होगा, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिशनल मेथड। कि विलेज पालमपुर में रहने वाले जो लोग हैं, जो फार्मर्स हैं, वो अपने आप कह सकते हो फादर से, ग्रैंडफादर से जो उन्होंने सीखा है उसी को लगातार वो इम्प्लीमेंट करते चले आ रहे हैं। और ये है क्या, ट्रेडिशनल फार्मिंग में होती क्या है एक्चुअली। तो ट्रेडिशनल फार्मिंग कैसे होती है? ट्रेडिशनल फार्मिंग में जब कभी भी क्रॉप्स होते हैं, सपोज करिए कि अभी वीट हो गया है ना, वीट प्रिपेयर हो गया, पूरे फील्ड में वीट प्रिपेयर हो गया और यहाँ से उन्होंने इसकी हार्वेस्टिंग कर ली है, ठीक है, फार्मर्स ने हार्वेस्टिंग कर ली। हार्वेस्टिंग करने के बाद बहुत सारे वीट के सीड्स को वो लोग बचा के पहले से रख लेते हैं नेक्स्ट सीजन में क्या करने के लिए, सीडिंग करने के लिए, है ना, प्लांटिंग करने के लिए। तो सीड्स तो उनके पास पहले से अवेलेबल हो जाते हैं। कहाँ से अवेलेबल हो जाते हैं? पुराने क्रॉप से ही अवेलेबल हो जाते हैं। तो ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है कि पुराने सीड्स का ही यूज़ किया जाता है। कौन करता है? फार्मर्स करते हैं। अब सीड्स का यूज़ करेंगे तो जाहिर सी बात है उन्होंने प्लांटिंग कर ली होगी सीड्स की हेल्प से। दूसरी चीज़ वाटर, तो ट्रेडिशनल मेथड में वाटर की बहुत कम ज़रूरत होती है। ओके, वेट अ सेकेंड। ओके, सो लुक, ट्रेडिशनल मेथड में पहले ट्रेडिशनली सीड्स यूज़ किए जाते हैं। ट्रेडिशनली सीड्स मीन्स व्हाट, कि जो पहले से अवेलेबल होते हैं फार्मर्स के बाद। सेकंड, वाटर, कि ट्रेडिशनल मेथड में वाटर की बहुत कम ज़रूरत होती है। लेस वाटर में ही क्या होता है, उनके सीड्स बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं, उनके क्रॉप्स भी प्रिपेयर होने लगते हैं। द थर्ड वन, फर्टिलाइज़र, तो इसमें ट्रेडिशनल मेथड में फार्मर्स क्या करते हैं, ट्रेडिशनल फर्टिलाइजर्स भी यूज़ करते हैं। ओके, लाइक काउ डंग एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
कि उनके पास जो खुद के कैटल्स होते हैं उनके डंग से ही वो क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स प्रिपेयर करते हैं और उसको ही अपने फील्ड्स में क्या करते हैं, फैला देते हैं, जिससे उनके फील्ड्स काफ़ी फर्टिलाइजर हो जाते हैं, फर्टाइल हो जाते हैं। ओके, तो इनको फर्टिलाइजर भी परचेस नहीं करना है, इनको सीड्स भी परचेस नहीं करना है, इनको ज़्यादा वाटर भी नहीं देना है अपने फील्ड में, तो बहुत ही आसानी से वो क्या करते थे, क्रॉप्स ग्रो करते थे। लेकिन ट्रेडिशनल मेथड में प्रॉब्लम क्या है कि ट्रेडिशनल मेथड से जो येल्डिंग होती है, अब येल्डिंग पहले समझ लीजिए, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। येल्ड क्या होता है? देखिए, येल्ड क्या होता है? येल्ड इज द अमाउंट ऑफ क्रॉप्स। सपोज करिए कि हमने वीट की फार्मिंग की हुई है, तो 1 ईयर में अगर सपोज करिए कि मुझे 100 क्विंटल वीट मिला अपने फील्ड से, 1 ईयर में 100 क्विंटल वीट, या 1 सीजन में 100 क्विंटल वीट, तो हम कह सकते हैं दैट 100 क्विंटल वाज माय येल्डिंग। मतलब कि एक सीजन में किसी भी फील्ड से जितनी क्रॉपिंग होती है, जितना ग्रेन हम कलेक्ट करते हैं, दैट इज नोन एज द येल्ड। सो सिंपली वी कैन से दैट grain collected by any particular field in just one season, that is called yield. Okay, तो अब समझिए कि ट्रेडिशनल मेथड से yielding कम होती थी, मतलब फार्मिंग उनकी तो बहुत अच्छी होती थी, लेकिन उससे जो ग्रेन्स निकलते थे वो कम होते थे। लेकिन इस विलेज में रहने वाले लोग पहले तो कम थे, लेकिन टाइम के साथ साथ उनका पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगा। जैसे हमारे कंट्री में भी हो रहा है, टाइम के साथ पॉपुलेशन बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है ना। टाइम बहुत स्लो इंक्रीज हो रहा है, बट उसके कंपैरिजन में पॉपुलेशन देखा जाए तो तेजी से इंक्रीज हो रहा है। तो इससे होता क्या है कि पहले उसी फील्ड से सपोज करिए कि अगर हम बात करते हैं इस पालमपुर विलेज की, कि सपोज करिए 2000 में कि यहाँ पे 10,000 लोग रहते हैं, और अब हम आ गए 2021 में, तो और 2021 में यहाँ पे डायरेक्टली 2021 में पीपल डबल हो गए हैं। तो अब समझिए क्या प्रॉब्लम आएगी कि 2000 में जब 10,000 पीपल थे ईयर 2000 में इस पालमपुर विलेज में, तो इसका एरिया तो उतना ही है ना, एरिया उतना ही है और उतने लोगों के लिए क्रॉप्स मिल जा रहा है। बट जब हम 2021 में आ गए हैं तो एरिया अभी भी उतना ही है, फिक्स्ड है, बट यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है। अब यहाँ पे 20,000 पीपल रहते हैं, तो जाहिर सी बात है जब 20,000 पीपल रहते हैं तो उनको खाने के लिए ज़्यादा क्रॉप्स की ज़रूरत होगी, है ना, उनको रहने के लिए ज़्यादा जगह की ज़रूरत होगी। तो अब जगह तो नहीं दे सकते, उनको अरेंज करना है इसी जगह में रहने के लिए, बट खाने के लिए तो ज़रूरत पड़ेगी, उसको तो अरेंज नहीं कर सकते, है ना, उसको अरेंजमेंट नहीं करना होगा ना, उनको तो रियल में चाहिए खाने के लिए। तो अब क्या है कि हमको उसी फील्ड से ज़्यादा क्रॉप्स की ज़रूरत है ना, कम क्रॉप्स में अब हमारा काम नहीं चलने वाला है। तो ट्रेडिशनल मेथड यहाँ पे फेल होता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद 1960 में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है हम समझते हैं अभी। ग्रीन रेवोल्यूशन एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। चलिए ये ग्रीन रेवोल्यूशन भी यहीं राइट कर देते हैं हम। ग्रीन रेवोल्यूशन, एक्चुअली इट इज यू। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है समझिए कि कम फील्ड पे ही ज़्यादा क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए जो चेंजिंग हुई फार्मिंग की मेथड में, दैट इज कॉल्ड द ग्रीन रेवोल्यूशन। इसके बाद क्या हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन में बहुत सारे आप कह सकते हो हाई टाइप्स की डिफरेंट टाइप की सीड्स का यूज़ हुआ, डिफरेंट टाइप के फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया गया, जिससे हमारे क्रॉप्स की ग्रोथ ज़्यादा होने लगी, है ना। इसमें हमारी क्रॉप्स जो हैं ज़्यादा ग्रो होने लगे, हमें ज़्यादा क्रॉप्स मिलने लगा, येल्डिंग इंक्रीज हो गई। तो आप सिंपली कह सकते हो कि येल्डिंग को इंक्रीज करने के लिए ही ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। और ये कैसे हुआ, ये हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए मॉडर्न फार्मिंग मेथड क्या है। ट्रेडिशनल मेथड में हमने सीखा, हमने पढ़ा कि ट्रेडिशनल मेथड में फार्मर्स अपने पुराने सीड्स का ही यूज़ करते थे। लेकिन मॉडर्न फार्मिंग मेथड में क्या हुआ कि फार्मर्स को एक डिफरेंट टाइप की सीड्स दी गई, स्पेशल सीड्स थी वो, उनका नाम ही था हाई येल्डिंग सीड्स। ओके, HY, हाई येल्डिंग सीड्स, HYS। ओके, हाई येल्डिंग सीड्स। हाई येल्डिंग सीड्स की क्वालिटी ही यही है कि वो एक ही सीड से कई सारे प्लांट्स ग्रो करता है। मतलब हम एक ही सीड को लगाएंगे, एक ही सीड की प्लांटिंग करेंगे, लेकिन एक ही सीड से 2, 3, 4 प्लांट्स तक भी निकल सकते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं प्रॉफिट है। तो हाई येल्डिंग सीड्स का यूज़ किया गया, पहली चीज़ मॉडर्न फार्मिंग मेथड में। दूसरी कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड को ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती थी। तो एज वी आर नोइंग ऑलरेडी दैट विलेज पालमपुर हैज़ वेल डेवलप, दिस इज़ अ वेल डेवलपमेंट विलेज,
एंड इट हैज़ ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, ऑल द फार्मर्स हैव इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। तो जब इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन था उनके पास, तो जब उनको गवर्नमेंट ने मॉडर्न फार्मिंग मेथड दिया, यानी मॉडर्न मेथड से फार्मिंग करने की एडवाइस दी, तो पहले सबसे पहले गवर्नमेंट ने सभी फार्मर्स के पास उस विलेज में पहले एक ट्यूबवेल लगवा दिया, ताकि सभी फार्मर्स आसानी से अपने फील्ड को इरिगेट कर सकें, मतलब अपने फील्ड में वाटरिंग कर सकें। हुआ क्या, तो यहाँ पे सीड्स की कमी जो थी, एक स्पेशल टाइप का सीड दे दिया गया फार्मर्स को। दूसरा कि इस सीड को वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी, तो उन्होंने वाटर भी दे दिया गवर्नमेंट ने। पहले गवर्नमेंट ने एक ट्यूबवेल लगवाया, लेकिन जब फार्मर्स को प्रॉफिट दिखा तो सभी फार्मर्स ने लगभग अपने अपने घरों में एक एक ट्यूबवेल लगवा लिया कि अब हमें गवर्नमेंटेड ट्यूबवेल की ज़रूरत नहीं है, अब हमें लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम अपना खुद ही बना लेंगे, अपना खुद का ट्यूबवेल लगा के वाटरिंग कर लेंगे बहुत ही आसानी से अपने अपने फील्ड में। तो दूसरा ये। एंड थर्ड थिंग इज़ द फर्टिलाइज़र, कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड में हमने ट्रेडिशनल फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं किया, हमने नेचुरल फर्टिलाइज़र का यूज़ फार्मर्स ने नहीं किया। वहाँ पे फार्मर्स को केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करने की सलाह दी गई। तो फार्मर्स ने क्या किया, केमिकल से बने हुए फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया, केमिकल से बने हुए पेस्टिसाइड्स का, इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ किया। तो इससे क्या हुआ कि इनके क्रॉप्स पे इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्ट्स और पेस्ट्स ने कम अटैक किया। पेस्ट क्या होते हैं, छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं जो क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और इंसेक्ट्स तो आप जानते ही हो क्या होते हैं, वो क्रॉप्स को खा जाते हैं। एक ही रात में बहुत एक बड़े फील्ड को वो खा के ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि जो इंसेक्ट्स आते हैं वो एक दो अमाउंट में नहीं आते, वो बहुत ज़्यादा इकट्ठे आते हैं। तो तीनों चीज़ें, सीड्स, वाटर एंड फर्टिलाइज़र, ये तीनों केमिकल ही हो गए थे। अब नहीं सीड्स नेचुरल रह गए थे, नहीं वाटर तो डेफिनेटली हम तो मिल ही सकता है, तो वाटर तो नेचुरल है ही, बट थर्ड फर्टिलाइज़र कि ये भी नेचुरल नहीं था, ये भी अब केमिकल से बनने वाला था। तो इससे क्या हुआ, जब मॉडर्न फार्मिंग मेथड को यूज़ किया गया, तो एक छोटे से फील्ड में ही, सपोज करिए कि अगर एक छोटा सा फील्ड है यहाँ पे, जिसमें अभी हमने डिस्कस किया था कि 100 क्विंटल हो रहा है यील्डिंग, तो अब इसी छोटे फील्ड से अगर हम मॉडर्न फार्मिंग अप्लाई करेंगे तो इसी छोटे फील्ड से 250 क्विंटल यील्डिंग होगी, डबल से भी ज़्यादा होता था। तो फार्मर्स को ये बहुत अच्छा लगा, और मोस्टली धीरे धीरे सभी फार्मर्स ने मॉडर्न फार्मिंग मेथड अप्लाई करना शुरू किया और अपने क्रॉप्स को इंक्रीज किया। ठीक है, अब इसके बाद क्रॉप्स ग्रो करने के बाद वो क्या करते थे, हम लोग डिस्कस करेंगे सरप्लस प्रोडक्ट में। हम आते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग पे। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या है समझिए, जस्ट गिव मी वन मोमेंट, लेट मी चेक दैट एवरीथिंग इज ओके और नॉट। यस, फाइन। लुक, एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या है? लुक, जब मॉडर्न फार्मिंग मेथड नहीं था, इससे पहले मल्टीपल क्रॉपिंग था। ये है क्या एक्चुअली, वन सेकेंड, लेट मी इंक्रीज द लाइट। फाइन, ओके। सो मल्टीपल क्रॉपिंग क्या है ये समझिए। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होती है, पहले समझिए कि फील्ड में सपोज अगर हमने वीट या राइस या शुगर कैन, वीट, राइस या डिफरेंट कोई भी दूसरी क्रॉप या ग्रेन्स लगाए हुए हैं, तो वो कंप्लीट 1 ईयर नहीं लेते हैं, वो मोस्टली 3-4 मंथ में ही कंप्लीट प्रिपेयर होकर उनकी हार्वेस्टिंग भी हो जाती है। तो कुछ अब उसके बाद क्या होगा, फील्ड हमारी खाली हो जाएगी। तो फार्मर्स क्या करते थे, अलग अलग सीजन में ग्रो होने वाले अलग अलग प्रोडक्ट्स, अलग अलग ग्रेन्स आप कह सकते हो ना, वो ग्रो करते थे। यानी कि समर सीजन में होने वाले क्रॉप्स को ग्रो करते थे, फिर उसके बाद रेनी सीजन आ जाता था तो रेनी सीजन में ग्रो होने वाले क्रॉप्स को वो ग्रो करते थे, उसके बाद विंटर सीजन में वो डिफरेंट, यानी कि एक ही ईयर में, एक कंप्लीट ईयर में वो अलग अलग टाइप के क्रॉप्स को ग्रो करते थे। दिस इज कॉल्ड मल्टीपल क्रॉपिंग। इससे भी क्या होता है कि कम ही फील्ड पे ज़्यादा क्रॉप ग्रो किया जा सकता है, बट सेम क्रॉप नहीं, डिफरेंट क्रॉप्स। बस हम करते क्या है कि अपने फील्ड को कभी फ्री नहीं रखते। इससे हमारे फील्ड की फर्टिलाइजेशन जो है, फर्टिलाइजिंग पावर जो है, वो भी इंक्रीज होती रहती है या बनी रहती है, वो ख़त्म नहीं होती अलग अलग फार्मिंग करने से, अलग अलग क्रॉप्स की फार्मिंग करने से। सो आई होप दिस ट्रेडिशनल मेथड, मॉडर्न फार्मिंग मेथड एंड मल्टीपल क्रॉपिंग, दिस इज ऑल क्लियर टू यू। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट 1 hectare, and this video is going to be very long, so that's why I will discuss the farm labors and the surplus product in the next video. Today I will discuss 1 hectare. What is 1 hectare? ये बहुत ही important है for measuring the field. देखिए, विलेज में फील्ड को मेज़र करने के लिए बहुत ही डिफरेंट टाइप के यूनिट्स यूज़ किए जाते हैं, लेकिन मोस्टली हमें एक ऐसा यूनिट चाहिए जिसका हर जगह यूज़ किया जाता हो, सिटीज़ में भी, विलेज में भी, टाउन्स में भी, आप कह सकते हो हर जगह, जिसको बहुत ही आसानी से लोग समझ सकें। तो दैट इज़ हेक्टेयर, है ना। आप कह सकते हो ये नेशनल यूनिट है, पूरे इंडिया में इसका यूज़ किया जाता है फील्ड को मेज़र करने के लिए, है ना। आप डिफरेंट यूनिट से मत जाइएगा, अलग अलग विलेज में अलग अलग यूनिट्स यूज़ किए जाते हैं, जिसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये ईजी है। अब देखिए 1 हेक्टेयर होता क्या है। अगर हमारा प्लॉट
है ना, जिसका एरिया 10,000 मीटर स्क्वायर है, दैट मीन्स वी कैन से दैट इज 1 हेक्टेयर प्लॉट। अब ये 1 हेक्टेयर प्लॉट कई तरीके से हो सकता है। अगर ये सपोज करिए कि स्क्वायर प्लॉट है हमारा और इसकी विड्थ भी 100 है एंड लेंथ भी 100 है, और जब हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे सो दैट विल बी 100 मल्टीप्लाई बाई 100 एंड वी विल गेट 10,000। ओके, 100 मीटर लिख दीजिए इसको, सो वी विल गेट 10,000 मीटर स्क्वायर। So then we can say this plot is 1 hectare because the area of this plot is 10,000 मीटर स्क्वायर। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं कि अगर हमारा प्लॉट स्क्वायर ना होके रेक्टेंगुलर है, अब रेक्टेंगुलर है तो इसकी लेंथ या विड्थ इंक्रीज कर देते हैं। ओके, तो मान लीजिए ये है 1000 मीटर और विड्थ इसकी ओनली 10 मीटर ही है ना। ऐसे भी प्लॉट्स होते हैं जिनकी विड्थ कम होती है, लेंथ बहुत ज़्यादा होती है। तो जब इसका भी एरिया फाइंड आउट करेंगे देन देयर विल बी 1000 मल्टीप्लाई बाई 10, ओवरऑल इट विल बी 10,000 मीटर स्क्वायर। तो अभी भी इस फील्ड की एरिया 10,000 मीटर स्क्वायर ही आई। दैट्स वाई अगेन वी कैन से द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज 10,000 मीटर स्क्वायर। दैट्स वाई वी कैन से दैट दिस इज 1 हेक्टेयर। सिंपली एरिया कैसे भी हम फाइंड आउट करें, अगर एरिया 10,000 मीटर स्क्वायर है दैट मीन्स दैट फील्ड हैज़ द एरिया ऑफ 1 हेक्टेयर। Simply 10,000 meter square is equal to 1 hectare. Okay, I hope this 1 hectare concept is clear to you. Farming, three methods of farming is clear to you. Activities, farming हमने डिस्कस कर ली। नेक्स्ट क्लास में हम डेयरी, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रांसपोर्ट भी डिस्कस करेंगे और पालमपुर विलेज की स्टोरी। आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू नाउ। सो इतना हमने रिवाइज कर लिया, इसमें अभी कुछ पॉइंट्स और बचे हुए हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो सेशन में रिवाइज करके फिनिश कर देंगे। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।